नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सियासत में बयान दिया जाना सुना होगा, सियासत में संदेश दिया जाना भी सुना होगा, सियासत में वार पलटवार भी सुना होगा, सियासत में नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करना भी आपने सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी सियासी श्राप सुना है? श्राप भी जनता जनार्दन के लिए। 2024 के लिए ऐसी एक सियासी श्राप विवादों में है। यह श्राप दिया है राहुल और प्रियंका गांधी के खास कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने। सुरजेवाला ने बीजेपी को वोट देने वाले वोटर्स और बीजेपी समर्थकों को राक्षस करार देते हुए हरियाणा के कैथल में श्राप दिया है। विवाद बढ़ा तो सुरजेवाला समेत पूरी कांग्रेस ब्रिगेड ने सफाई देना शुरू किया। 2024 के लिए यह सियासी श्राप किसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या सियासत में वोटर्स पर टारगेट और श्राप का यह सिलसिला नया है? इन्हीं तमाम सवालों पर होगा आज का मुकाबला। पहले आपको सुनवा देते हैं रणदीप सुरजेवाला का विवादित बयान। राक्षसों, भाजपा भाजपा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। रणदीप सुरजेवाला के बयान पर बवाल मचा हुआ है। रणदीप सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करारा प्रहार किया। क्या कहा उन्होंने, ये भी सुनिए। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ स्टूडियो में हैं। शांतनु गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, और चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चरण सिंह सापरा साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। क्या मोदी विरोध में, क्या सरकार के विरोध में ये भूल गए रणदीप सुरजेवाला कि सामने खड़ी हुई जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में जिसका सबसे ज्यादा महत्व है, उसे ही श्राप दे डाला, उसे ही राक्षस से तुलना कर डाली? ये कैसी राजनीति है? नहीं, ये सवाल जो ये कैसी राजनीति वाला सवाल है, ये तो सवाल तब भी आपने पूछना चाहिए था जब अमित शाह जी ने कहा था सांप, नेवला, चूहा, क्या क्या उन्होंने तब कहा था। सारी विपक्षी पार्टियों को उन्होंने कहा था। तब तो कोई प्रश्न किसी ने नहीं पूछा और आपने भी नहीं पूछा। और ये प्रश्न तो तब भी नहीं पूछा गया था जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दीमक कहा कांग्रेस पार्टी को, खूनी पंजा कहा, श्रीमती सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय, फिर एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और इसी तरह से तमाम सारी चीजें, बार बाला, कांग्रेस की विधवा ममता जी को दीदी ओ दीदी, ये तमाम सारी चीजें चलती रही हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जिस तरह से बोलते हैं या जिस तरह से अमित शाह जी बोले हैं, मेरे ख्याल से ये एक फ्लो में, जबकि वो चर्चा कर रहे थे हरियाणा सरकार की और हरियाणा सरकार के कुकर्मों की बात हो रही थी, तो हरियाणा सरकार के कुकर्मों की बात चलते चलते ये तमाम सारी चीज हुई है। मेरे ख्याल से अगर हम उसकी डिटेल में जाएंगे कि उस समय क्या बात हो रही थी, तो हरियाणा के जो युवा जो बेरोजगार हैं उनकी बात हो रही थी। सीईटी की टेस्ट के अंदर 35,900 युवा जो हैं उनको टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उनके टेस्ट 4 साल पहले हुए थे और फिर उनको उससे बाहर कर दिया गया। हरियाणा की महिला, हमारी रेसलर जो सड़कों पर बैठी थी, वो महिला रेसलर की बात नहीं पूछी किसी ने, 3 महीने तक बैठी थी। और यौन शोषण के जो आरोपी हैं ब्रिजभूषण के साथ में भारतीय जनता पार्टी जाकर खड़ी हुई है। सवाल आपने मेरे ऊपर खड़े किए, हरियाणा के मुद्दे हैं, आपने सवाल मेरे ऊपर खड़े किए। आपने उन तमाम बयानों को गिनाया जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। उन बयानों पर भी इतने ही तीखे सवाल किए गए हैं, इतने ही तीखे प्रहार किए गए हैं कि ये बयान क्यों दिए गए। लेकिन आज बात सियासत की नहीं है, आज बात नेताओं पर हो रही बयानबाजी की नहीं है। आज बात एक सेकंड, आपको ये भी बता दूं, आप जनता पर प्रश्न चिन्ह उठा देंगे गांधी जी क्या? को चतुर्बनिया भी कहा गया था। सुनिए ना एक सेकंड, आप जनता को बोल देंगे महात्मा गांधी जी जो जनता के प्रतिनिधि थे ना, राष्ट्रपिता को चतुर्बनिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह
जनता ने चुन के दिए हुए अगर वो गलत थे प्रधानमंत्री तो आप कैसे सही हो रेनकोट पहन सकते के नहाते हैं? हैं। आप ये किसी का तमाम गलत सारी बातें दिखाकर देश के ये कहने प्रधानमंत्री ने लगेंगे बोला कि है। आपका गलत सही हो गया, ऐसे तो नहीं होगा ना। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि आप नहीं, जनता को भी आप किसी का बताएंगे गलत क्या नहीं, मैं ये कि कह आपको रहा हूं, किसको मैं ये वोट कह देना रहा है हूं, और किसको वोट जब नहीं देना भारतीय है। जनता पार्टी के आला नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह अगर इस तरह से वक्तव्य करते हैं तब तो कोई सवाल नहीं पूछता उनको। सारे सवाल होते हैं चरण सिंह सापरा जी। आज जिस मुद्दे पर मैंने चर्चा बुलाई है उस पर जवाब दीजिए ना। ऐसा क्या हो गया था कि आप जनता को ताकीद करने लगे, आप जनता को श्राप देने लगे, ये बताइए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवृत्ति है कि शब्दों को पकड़ करके वो अपना मुद्दा उछालने का प्रयास करते हैं, अपनी विफलताओं को, अपनी असफलता को भावनात्मक मुद्दों के पीछे छुप करके वो भावनात्मक मुद्दे जो है वो भड़काना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है और क्या नहीं करती है सर? हरियाणा के अंदर जिस यहाँ तरह भारतीय से जनता युवा पार्टी का परेशान मैटर नहीं है, वो बयान लगातार मेरी स्क्रीन पर चल रहा है। एक सेकेंड सापरा जी, सवाल पूछा ना, वो बयान लगातार मेरी स्क्रीन पर चल रहा है, उस बयान पर उत्तर दीजिए। हाँ, उसी बयान पर उत्तर दे रहा हूं कि जब हरियाणा के 35,900 लोग बेरोजगार हैं, सीईटी का एग्जाम 4 वर्ष पहले दिया है और वो इंतजार कर रहे हैं कि अब हमारी बारी आएगी, उनको ये कह दिया जाता है कि आने वाले सीईटी एग्जाम में आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, तो ये युवाओं के ऊपर क्या परेशानी होगी वो समझिए। अगर महिलाएं जो हरियाणा की है, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो कितनी परेशानी में होंगी वो सोचिए। किसान जो 1 साल तक आपने इसी दिल्ली बात के से अंदर शुरुआत बैठा किया रहा था सापरा जी। अब मैं आपको बार-बार टोकूंगी तो आप नाराज होने लग जाएंगे, लेकिन ये तमाम मुद्दों को लेकर आप सरकार से सवाल पूछेंगे ना, आप सरकार पर टिप्पणी करेंगे ना, जनता पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? किसानों की मृत्यु के बाद सर जनता पर टिप्पणी क्यों कर रहे हैं सापरा जी? मेरा सवाल जनता को लेकर है, सरकार से आपके जितने भी तीखे सवाल हैं आप पूछिए। प्राची जी, मैं मना नहीं कर रही हूं, किसान जनता आप नहीं हरियाणा है? की क्या कमियों को हरियाणा की बताइए, महिला जनता लेकिन नहीं इसमें है? जनता क्या का युवा क्या हरियाणा कसूर के है, ये बताइए ना। जनता नहीं है? जनता का क्या श्रीमती कसूर है? सोनिया गांधी जनता में नहीं आती है? जनता की चुने हुए नेतृत्व है। आपने स्वरूप नखा कहा एक मेंबर पार्लियामेंट को, क्या वो जनता ने चुनकर नहीं दिया था? तो दूसरे का गलत दिखाकर क्या आपका गलत ठीक हो जाएगा? हरियाणा की जनता की दूसरे का गलत दिखाकर क्या आपका गलत ठीक हो जाएगा? को छुपाने के लिए, अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए वो भावनात्मक मुद्दों को सामने चरण सिंह सापरा साहब, आज आप सारे मुद्दों पर बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सारे बयानों पर सवाल पूछेंगे, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी जनता पर, वोटर्स पर क्यों आग बबूला हो रहे थे, इसका जवाब आज आप मुझे नहीं देंगे। खैर, बहुत सारे मुद्दे आपने उठा दिए, मैं शिवम त्यागी जी से जवाब ले लेती हूँ। शिवम त्यागी जी, आपने एक मुद्दे को पकड़ा, आपने एक शब्द को पकड़ा पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, और इसे घुमाना शुरू कर दिया, कांग्रेस को टारगेट करना शुरू कर दिया। अगर पलटवार खट्टर साहब ने किया है तो उन्होंने कौन सी भाषा की मर्यादा रख ली? वो तो परिवार पर आ गए सीधे सीधे। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य में हर तरफ हमेशा जो है आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। नेता एक दूसरे को जो भाषा शायद नहीं होनी चाहिए उस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं और तमाम जगह पर ऐसा होता है। लेकिन इस देश में जनता को राक्षस कहा जा रहा है, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय और बहुत ही गलत बात है। मतलब राजा राम के देश में आप जनता रूपी राम को राक्षस बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में 60 करोड़ 30 लाख लोगों ने वोट दिया था, आप उनको राक्षस बता रहे हैं। इस देश में और देश से बाहर दुनिया में जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनको वोट करते हैं, आप उनको राक्षस बता रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप इस प्रवृत्ति से कब बाहर निकलेंगे? और ये किस चीज का फ्रस्ट्रेशन है? क्या इस चीज का कि आप हरियाणा में जीत नहीं पा रहे हैं या सरकार नहीं बना पा रहे हैं? क्या इस चीज का फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि आप 2024 में भी बहुत बुरे तरीके से हारने वाले हैं? क्या इस चीज का फ्रस्ट्रेशन है कि आपके शहजादे को यह देश एक्सेप्ट नहीं करता और आपको चुनावी हर रण में हार का सामना करना पड़ने वाला है आने वाले समय में? मुझे लगता है कि कम से कम यहां तो भाषा की मर्यादा होनी ही चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, मतलब ये किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है? मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, लेकिन अब इसमें दूसरा एंगल अगर आप देखें, कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है देश की जनता के खिलाफ बोलना और उनसे बदला लेना। ये लोग बदला लेने में विश्वास करते हैं। जो रणदीप सुरजेवाला ने इस देश की जनता के लिए कहा वो एक्चुअली कांग्रेस का डीएनए है और इसी को बैठकर यहां पर सापला जी जो है डिफेंड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल लेकर चलता हूं। इस देश में जब जब कांग्रेस को देश की
की जनता ने नहीं माना है या फिर ठुकराया है, इन लोगों ने पलटकर इस देश की जनता से बदला हमेशा लिया है। एग्जाम्पल, 30 जनवरी 1948 को इस देश में गांधी जी की हत्या हुई। गांधी जी की हत्या के बाद 31 से 3 फरवरी तक के बीच में कम से कम हजारों चित्पावन ब्राह्मणों को मार के महाराष्ट्र में इन्होंने मुंबई से लेकर पूना तक इस देश की जनता से बदला लिया। देश को बांटकर जब ये प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले थे तो 20 लाख लोगों की हत्या हो गई, जिसका खून आज भी नेहरू खानदान के ऊपर है, इनके हाथ सने हुए हैं उससे। फिर उससे भी छोड़ दीजिए, इंदिरा जी के बाद किस तरीके से मेरे देश के सिखों को दिल्ली में इन्होंने मारा, जलाया, काटा, 10-10 साल के बच्चों को जान से मार दिया, उसका बदला इन्होंने लिया। आज जब इनके परिवार के जो सबसे मेन आदमी हैं, जो कोट अनकोट अध्यक्ष हैं, आज अगर उनको सत्ता नहीं मिल रही है तो आप जनता को राक्षस कह रहे हैं। कमाल बात है। यही जनता है जिसने आपको 5 जनरेशन इस देश में राज करने का मौका दिया। यही जनता है इन्होंने सवाल खड़े किए, आपने इनको घेरना शुरू कर दिया। लेकिन देश में लोकतंत्र में विपक्ष की कितना महत्व होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसी विपक्ष को, उसी विपक्षी गठबंधन को आप लोग आतंकी संगठनों से जोड़ देते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो मर्यादा में आता है? तो ये मुझे बता दें या कोई भी मुझे बता दे, क्या आतंकी संगठन ने देश में अपना नाम इंडियन मुजाहिदीन नहीं रखा हुआ? अब अगर रखा हुआ है तो सच है। अब अगर जो आदमी आतंकवादियों के लिए शाम सुबह 4 बजे कोर्ट खुलवाएगा, उनको आतंकवादियों का समर्थक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर जो आदमी इस देश में सेना से सबूत मांगेगा तो जाहिर है उसकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? बहुत नेचुरल है, उठेगा। और जहां तक बात आज के बयान की है, आज का जो बयान है रणदीप सुरजेवाला का कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले सभी लोग राक्षस हैं, इसमें नेताओं का कोई विषय नहीं है, इसमें पार्टियों का कोई विषय नहीं है। ये तो सीधा जो लोग इनको चुनकर भेज रहे हैं, जो हरियाणा जिसका रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको रणदीप सुरजेवाला, वो खड़े होकर मंच पर उसी हरियाणा और उसी हरियाणा के लोगों को गाली दे रहे हैं। नेताओं को भी चुनते हैं ना शिवम त्यागी जी, वही लोग विपक्षी नेताओं को भी चुनते हैं, संसद में भेजते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं। पूरे विपक्षी गठबंधन को आप लोग आतंकी संगठनों से तुलना कर देते हैं। आप इंडिया शब्द को रिलेट कर देते हैं आतंकवाद से। नेता, मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मैं यहां पर कुलदीप सांपला जी के साथ में हूं, मैं यहां पर शांतनु जी के साथ में हूं, तहसीन के साथ में हूं, मैं यहां पर वाद विवाद में इनसे चीजें करूंगा, मैं लड़ूंगा, मैं बहस भी करूंगा। लेकिन जो जनता इनको चुनकर भेज रही है, आप उनको राक्षस नहीं कह सकते। ठीक है, कैसे राक्षस कह सकते हैं? ठीक है। रीना गुप्ता जी, सियासत में ये किस तरीके का दौर शुरू हो गया है? नेता हो, चाहे जनता हो, चाहे किसी भी तरीके से सियासी माहौल बनाना हो, सिर्फ और सिर्फ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, श्राप वाली राजनीति से क्या आप इत्तेफाक रखती हैं? प्राची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्राची जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जब से देश में भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ है, पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर पे गिरता जा रहा है। आप देखिए जिस तरह से प्रधानमंत्री जी किसी को जर्सी काऊ, किसी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, किसी को सूप न खा, किसी को दीदी ओ दीदी, इस तरह की भाषा जब आप महिलाओं के लिए यूज करते हैं तो ये जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, जो भी लोग ऊंचे ओहदों पे हैं, पदों पर हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको अपनी भाषा बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां उनको अपना रोल मॉडल मानती हैं और वो भाषा सुन के उसी तरह की भाषा रिपीट करते हैं हमारे बच्चे, हमारे युवा। तो जितने भी लोग जो हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनको सबको अपना बयान बिल्कुल सोच समझ के देना चाहिए। लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो राजनीतिक चर्चा का स्तर बहुत नीचा गिर जाता है। और महिलाओं के खिलाफ जिस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी के सारे, चाहे नेता हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे सांसद हो, रीना जी, भारतीय जनता पार्टी तो आपकी नजर में खराब है, भारतीय जनता पार्टी तो आपकी नजर में सबसे बेकार राजनीति करती है, निम्न स्तर की राजनीति करती है। लेकिन क्या विपक्ष भी भारतीय जनता पार्टी से सीखकर अपनी रणनीति तय करेगा? आप लोगों की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं वो कैसे मैं ठीक मान लूं? अगर इनके बयान गलत हैं तो उतने ही गलत आप भी हैं। प्राची जी, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए जो हमारी पार्टी के किसी नेता ने इस तरह की बात किसी महिला के लिए कही हो। हम लोग बिल्कुल एकदम सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि बाकी सारी पार्टियां भी वैसी ही सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो। लेकिन इस समय जो
देश में, लेकिन पूरे जनता देश में पर जो जनता राजनीति पर का गुस्सा स्तर जो नीचे निकालने गिराया जा रहा है, का अगर, गुस्सा निकालने की जो उसके परंपरा है धीरे-धीरे रीना गुप्ता भारतीय जी, जनता पार्टी उसकी प्राची शुरुआत भी तो जिम्मेदार आपकी है। पार्टी की तरफ से हुई थी ना। आप लोगों की तरफ से भी, आपके नेताओं की तरफ से भी बोला गया था ना कि जो कांग्रेस को वोट देगा जनता उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा, जो बीजेपी को वोट देगा उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। ये बयान भी तो आए थे ना चर्चाओं में। देखिए प्राची जी, जिन लोगों की वजह से हमारे 700 किसानों की शहादत हो गई, उनको तो कोई भी माफ नहीं करेगा। ये बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूं। जिन लोगों की वजह से आज चाइना ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया और वो खुद यहाँ बात नेता की नहीं चल रही थी। नहीं मैडम, आप जनता शब्द को सुनना भूल गई। जनता को लेकर कोट करके बोला गया था कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा खुदा भी माफ नहीं करेगा, जो कांग्रेस को वोट देगा गद्दार से उसकी तुलना कर दी गई थी। तो इन बयानबाजियों से आप लोगों को भी शायद बचना चाहिए था। शिवम जी, थैंक यू। इन्होंने कहा कि कोई एक एग्जांपल आप हमें रीना जी प्लीज, अब मुझे बोला गया ना शिवम त्यागी मेरा नाम है। रीना जी एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। ठीक है, मैं आपका जवाब ले लेती हूँ। शिवम त्यागी जी, आपको कोई अधिकार नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि आपके हाथ भी उतने ही गंदे हो चुके हैं। रुक जाइए प्लीज रीना जी। मैं फिर से बार बार आपको फिर से यही कहना चाहता हूं कि जहां तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता हैं, वो बार बार के भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये किया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता को ये कहा वो कहा, ये पॉलिटिकल है। आप जनता को गाली दे रहे हैं, हम जनता को गाली नहीं दे रहे हैं। और इन्होंने कहा कि बताइए हमारे नेता ने कब किसी महिला के साथ इस तरह की बात की हो। इस देश ने देखा है राशन बांटने के नाम पर आपके जो मंत्री होते थे संदीप, किस तरीके से महिलाओं का शोषण करते थे राशन कार्ड बनाने को लेकर, आप बताएंगे। और दूसरी एक और चीज आपने कहा, कोई और चीज बताइए। यही अरविंद केजरीवाल है जो बिहार और यूपी के लोगों का अपमान करते हैं, खड़े होकर स्टेज पर कहते थे कि दिल्ली में लोग आते हैं बिहार से, उत्तर प्रदेश से 5-5, 10-10 लाख रुपए का फ्री इलाज कराते हैं और चले जाते हैं। यह जनता का ही तो अपमान है। आज जब वहां जाकर चुनाव लड़ते हो तो कुछ और बातें करते हो। बात साफ है, जनता इस देश में आपको चुनती है। आम आदमी पार्टी जहां से भी निकली है, सुपारी पार्टी, वो जनता ने ही चुनकर यहां पर भेजा है। और होगा इनका इंडिया अलायंस, लेकिन कम से कम जब कोई नेता जनता को गाली दे रहा है तो उस पर तो यह कहा जा सकता है कि यह गलत है। मैं फिर से कहता हूं, आपकी डिबेट पर ही रोजाना खूब हंगामा होता है, लेकिन जनता को तो कोई गाली नहीं देता। ये नई तरह की राजनीति शुरू कर दी है, जवाब देंगे लोग इसका। ठीक है, तहसीन पूनावाला जी, क्या ये नई तरीके की राजनीति की शुरुआत है? और सियासत में अब ये श्राप वाली राजनीति क्या वोट दिलाएगी? क्या जनता को ये कह देना कि आप वो वोटर्स राक्षस हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, क्या ये ठीक राजनीति की शुरुआत हो रही है? क्या इसमें जियो है? तहसीन जी। जी शुक्रिया प्राची जी, आप मेरे पास आई तो मैं 2 या 3 चीज कहना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि दोनों ओर से जो स्टेटमेंट्स है उसका स्तर नीचे गिर गया। और मैं अक्सर आपके शो पे कहता हूँ दोनों ओर से, ये नहीं है कि एक ही ओर से हो रहा है। लेकिन जब हम सवाल पूछते सुरजेवाला जी से या कांग्रेस से या केजरीवाल जी से, तो वही सवाल खट्टर जी से। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं बोलता हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि माननीय मोदी जी ने सोनिया जी को जर्सी काऊ कहा या हाइब्रिड बच्चा राहुल जी को कहा, वो सब मैं नहीं कह रहा हूँ, या दीदी और दीदी कहा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी दलित लोगों के लिए अपनी किताब में लिखा है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग करना एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। सभी लोगों के लिए कहा है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं। वही खट्टर साहब ने मेरे देश की महिलाओं के बारे में कहा है कि मर्द उनके तरफ देखेंगे नहीं अगर वो ठीक से कपड़े पहने। ये खट्टर साहब का स्टेटमेंट में इंडिया टीवी से कोट कर रहा हूं। उन्होंने इस बात की, सुरजेवाला जी का बयान गलत है कि सही है? अरे एक सेकंड, बयान गलत है कि सही है? शो छोड़ूंगा। मैं नहीं बोलूंगा, इतना पूछ रहा हूँ, बयान गलत है कि नहीं? सॉरी प्राची जी, आपको मेरा कंडीशन पता है। ये बार होता है ताकि मेरे जो व्यूज है, मेरे व्यूअर्स है, मेरा पंच नहीं आता। आई एम सॉरी, कुछ नहीं होगा तहसीन जी, कुछ नहीं होगा। सवाल ऐड किया था, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आपने आपत्ति जताई, तुरंत शांत कर दिया गया। मेरा फ्लो चला गया ना। बोलिए। यही विक्टिम कार्ड है, यही विक्टिम कार्ड है इनका। जब इनको एक्सपोज करे दूसरों के बीच में बोलेंगे। अगर मैं कहूँ, अगर कोई भी, अगर बोलिए, अगर आप नहीं मॉडरेट कर सकते हैं, मुझे कोई शौक नहीं है। अरे बोलिए तहसीन पूनावाला जी, मुझे आपकी बात याद है। आप बता रहे थे कि खट्टर साहब कैसे महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं, वो मेरा पंच चला गया ना। कोई बात नहीं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर महिलाओं के बारे में आप कहे कि महिला, उनका बलात्कार इसलिए होता क्योंकि उनके कपड़े कम है। चला गया अपन, फिर से ले आइए। तो फिर वो महिलाओं के बारे में स्टेटमेंट है या नहीं है?
मैं तो कह रहा हूं कि जनता के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री देश की आधी आबादी के बारे में ये कहते हैं, चलो इस सारी चीज को छोड़ देते, मैं कहता हूं सुरजेवाला जी गलत है, चलो 1 मिनट मान लेते गलत है। मणिपुर के मुख्यमंत्री के ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए गए, किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, ट्वीट्स क्यों डिलीट करवाए गए मणिपुर के ऊपर, क्या क्या और उस पर क्या एक्शन लिए गए। चलो तीसरी चीज मैं कहता हूं, मणिपुर के मुख्यमंत्री खुद नेशनल टीवी पर आकर कहते, खुद टीवी पे आके, ये तो 2 ही केस है, महिलाओं को नंग परेड किया गया, कई सैकड़ों महिलाओं को नंग परेड किया गया, हमको इंटरनेट इसलिए बंद करना पड़ा ताकि इंडिया टीवी जैसे नेशनल चैनल्स पर ये नया खबर चले कि मणिपुर में महिलाओं को नंग परेड किया जा रहा है। तो ये राक्षस जैसा व्यवहार है या नहीं है। ठीक है तहसीन जी, एक बात प्लीज क्लियर करिएगा, तहसीन पूनावाला जी। देखिए, मैं किसी के बयान का यहाँ समर्थन नहीं कर रही हूँ, जो बयान गलत है वो बयान गलत है, और रणदीप सुरजेवाला जी ने जो कहा पहले तो ये बता दीजिए गलत है या नहीं। और दूसरा, महिलाओं को लेकर ही अगर हम बात करेंगे तो मौजूदा मंत्री हैं राजस्थान में शांति धारीवाल, रेप क्यों हो रहे हैं राजस्थान में, नंबर 1 क्यों है राजस्थान, उसके पीछे एक बेतुकी सी बात बता रहे हैं मुख्यमंत्री के सामने सदन में खड़े होकर, वो अभी भी कैबिनेट में है। नहीं, मैं आपको इसके बाद की बात बताता हूं, बिल्कुल गलत बात की उन्होंने, बिल्कुल गलत बात की, और कांग्रेस की मीडिया डिपार्टमेंट ने कहा हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, उनको माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने रिकॉर्ड है, सिर्फ उन्होंने, कर्नाटका के मिनिस्टर ने, कि प्रियंका गांधी जी का फोन आया, हमको माफी मांगनी पड़ी। मैं अभी आपसे पूछता हूं, ये बीजेपी के नेता असेंबली में बैठ के पॉन देखते हैं, ये बीजेपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं को, 2 महिलाओं को नहीं सैकड़ों महिलाओं को नंग परेड कराया गया, क्या एक्शन लिया गया। मैं तो कहता हूं सुरजेवाला जी को ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री अपनी किताब में आज भी लिखे है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। तो ये बताओ, मेरे जो दलित देशवासी है वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। चलिए लेकिन तहसीन पूनावाला जी, जनता को लेकर है ना, एक सेकंड में एक कमेंट शांतनु जी कर लूं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, बहुत देर से, समय फिर ब्रेक का हो जाएगा। एक सेकंड, शांतनु गुप्ता जी, आ रही हूं मरीना जी, आ रही हूं आपके पास, एक सेकंड। शांतनु गुप्ता जी, क्या ये सेल्फ गोल हो गया बीच में? आप एक सेकंड, शांतनु जी, क्या ये सेल्फ गोल हो गया शांतनु गुप्ता जी, जो कांग्रेस के नेता की तरफ से कहा गया? तहसीन जी प्लीज। अगर कोई भी दर्शक इसको सुनेगा, देखेगा, तो बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेशन में बोला हुआ वो स्टेटमेंट लग रहा है कि हमने देखा है काफी समय से सत्ता, चाहे हरियाणा से हो, चाहे देश से हो, और बहुत सारे प्रदेशों से कांग्रेस से दूर है। तो पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी को गाली दी, इसको गाली दी, उसको गाली दी, अब वो सीधे जनता पे आ गई, भाई तुम वोट ही ठीक से नहीं दे रहे हो, इसलिए सरकारें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये कोर पे है कि मतलब 37% 38% जो पार्टी चुनाव जीत के आ रही है उतने मतों से, और उसको कह रहे हैं कि भाई आपका वोटर ही राक्षस है। कौन है ये राक्षस वोटर? मतलब जिसको घर मिला है जिस माँ को, और वो जब वोट देके आती है नरेंद्र मोदी को, तो राक्षस है वो महिला। जिसको पीएम किसान का पैसा मिला है वो किसान राक्षस है। जो आयुष्मान भारत के लिए जो मरीज जाता है और उसका इलाज हो जाता है और वोट देता है नरेंद्र मोदी को, वो मरीज राक्षस है। तो इतने जो लाभार्थी, एक नया वोट बैंक है। देखिए, पहले आसान सी राजनीति थी कांग्रेस के पास, थोड़ा अल्पसंख्यक का तुष्टिकरण करो, हिंदुओं को जातियों में बांटो और चुनाव जीत जाओ बड़ी आसानी से। अब वो नहीं बचा है। अब एक लाभार्थी वोट बैंक नया डेवलप हो गया। अब व्यक्ति जात में नहीं वोट दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उसका घर बन गया, क्योंकि उसका जनधन का अकाउंट खुल गया, क्योंकि उसे मुद्रा का लोन मिला है। अब ये सारे राक्षस हो गए कि भाई तुम लाभार्थी पे कैसे वोट देने लगे, तुम जात पे क्यों नहीं वोट देते हो, तुम अल्पसंख्यक होने पे वोट क्यों नहीं देते हो। तो मेरे ख्याल से ये फ्रस्ट्रेशन दिख रही है साफ, और जनता सुन रही है। आप जनता को राक्षस बोल रहे हैं, जो जनता देवतुल्य है उसको राक्षस बोल रहे हैं। तो मेरे को भी मन से बोल रहे हैं, मतलब इसको तो स्लिप ऑफ टंग में नहीं कह सकते। मन से तो आप सोच के आते हैं, तैयारी से आते हैं, बिल्कुल सफाई से बोला है उन्होंने, अपनी बात को दोहराया है बल्कि, तो इसको स्लिप ऑफ टंग भी नहीं लग रहा है उनका, आप सुने। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सेल्फ गोल है। और ये एक तरह से राहुल गांधी और जो राजशाही है उसका एक सिंबल भी है। राहुल गांधी ने, आपको पता केरला में क्या कहा कि यूपी का वोटर तो जातिवादी है, उसको तो पता ही नहीं वोट देना कैसे। ये तो केरला का वोटर है, वायनाड का वोटर है, जो उसने तो मुझे हरा दे कि यहाँ साउथ में भेज दिया, मैं यहाँ से जीता है। तो मेरे का ये मानसिकता ही है कि अगर मैं चुनाव ना जीतूं तो ईवीएम पे जाओ, ईवीएम ना आए तो वोटर को गाली देने लगो। तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, क्या ये आदत हो गई है साफरा साहब, इस देश में कोई भी एक चीज जिस पर आपको विश्वास हो, आप संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, आप मीडिया पर सवाल खड़े करते हैं, आप सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, अब वोटर्स पर भी सवाल खड़े कर दिए। अब तो जनता पे आ गए। साफरा जी, देखिए, हिंसा और अन्याय की मदद कौन करता है, और हिंसा भड़काने वाले को क्या राक्षस नहीं कहा जाएगा? हरियाणा के अंदर आजादी के बाद में ये पहली मर्तबा है जब भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार है। इन 5 सालों के अंदर 2 मर्तबा वहां पर दंगे हुए हैं। कहीं पुलिसकर्मी मरे हैं, कहीं पर जनता मरी है, निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। तो इस तरह से अगर ये नफरत की राजनीति कोई करना चाहेगा तो निश्चित रूप से उसको राक्षस कहा जाएगा।
और फिर सुरजेवाला जी जो बातें कर रहे थे जनता को तो वो नौजवानों की बातें कर रहे थे वहां पर। वो कह रहे थे कि 43 पेपर अगर लीक हुए हैं तो उससे युवाओं का नुकसान हुआ है। अगर वहां पर पब्लिक सर्विस कमिशन के अंदर पेटी कांड हुआ है तो इटैची कांड हुआ है तो इटैची, अब मुझे बोलने दीजिए ना, ये बात गलत है ना। नहीं, कोई बात ये गलत बात नहीं है। देखिए, आपको बीच में टोकना है तो मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। नहीं, कोई बात गलत नहीं है ना। अगर हम लाइन से दूसरी तरफ चले जाएंगे तो मुझे बीच में टोकना होगा ना। पूछना है मुझे तो टोकना होगा। मेरी बात नहीं, लाइन की दूसरी तरफ नहीं, मैं बिल्कुल लाइन पे हूँ। नहीं, एक मिनट सर, अगर आप लाइन पर होते तो आप रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पहले बोलते ना। वहां पर सरकार का जिक्र नहीं था, मैं बयान फिर सुनवा दूं। मैं बिल्कुल ना मैं बिल्कुल उनके जो सवाल थे उस सम्मेलन के अंदर उन पर ही बोल रहा हूं। उस सवाल पर तो मैंने सवाल पेपर लीक हुए नहीं हुए क्या हरियाणा के अंदर, किसका नुकसान हुआ? नौजवानों का नुकसान हुआ। अब मुझे बोलने दो, मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर वहां पर यह बात होती है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर इटैची कांड होता है, भ्रष्टाचार होता है या भर्तियों में भ्रष्टाचार होता है, तो क्या हरियाणा के नौजवानों का नुकसान नहीं होता है? तो जो नुकसान करेगी सरकार, जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, वो अगर वहां पर नफरत फैलाएंगे, दंगे में इन्वॉल्व होंगे, मैं आपको तो फिर टोकूंगी सर, आप नाराज होने लग जाएंगे साहब। फिर एक और अरे बात सर, मैंने बोला ही नहीं कि वो गलत है। उठी थी उसी सभा में, साहब इन सवालों पर मेरा कोई सवाल नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आपका अधिकार है, आप सरकार को आईना दिखाइए, लेकिन जनता को क्यों आईना दिखा रहे हैं? मेरे से डिबेट क्यों कर रही हैं? मैं तो हूं ना, बीजेपी के प्रवक्ता के साथ डिबेट कर रहा हूं ना। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। मैं आपसे कोई डिबेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे मेरे सवाल का जवाब जानना चाह रही हूँ। सर, आपके सारे सवालों का जवाब दे रहा हूं। नहीं दिया आपने। आप बीजेपी को कवर फायर दे रही हैं, मैं देख रहा हूं, आपके दर्शक भी देख रहे हैं। और मैं आपको अगर अपने सवाल का जवाब देने के लिए बोलूंगी तो आप सीधे भारतीय जनता पार्टी पर चले जाएंगे। ये आदत गलत है सर। आप उस सभा की एक लाइन की बात कर रही हैं। मैं उस लाइन पर ही सवाल खड़े कर रही हूँ ना। बाकी जो रणदीप सुरजेवाला ने पूछा उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है। 40 मिनट जो भाषण हुआ उसके ऊपर आपकी जवाबदारी नहीं है। यानी हरियाणा के जवाबदारी मेरी है, जो सही है मैं उस पर थोड़ी ना सवाल खड़े करूंगी। नुकसान हो, प्राची चुप रहेगी। हरियाणा के किसानों का नुकसान हो, प्राची चुप रहेगी। ये कैसा मीडिया है? क्यों आप चुप रहोगे? मैं चुप नहीं हूं चरण सिंह सापरा साहब, पहले आप सुन लीजिए कि आप कह क्या रहे हैं। मैं चुप नहीं हूं। अगर आप किसानों पर सवाल उठाएंगे तो वो सही है, मैं उस पर आपत्ति नहीं जताऊंगी। मैं खामोश नहीं हूं। मेरे बीच में बोलिए मत। मैं खामोश नहीं हूं। नहीं, आप मेरा नाम लेंगे अगर चरण सिंह सापरा साहब तो मुझे बोलना पड़ेगा बीच में। मैं खामोश नहीं हूं। अगर आप किसानों पर सवाल करेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी। मैं जींद की बात बताना चाहता हूं। आप जनता से सवाल कर रहे हैं, उस सवाल पर आते नहीं है, आप कमाल करते हैं। सुनना चाहती है और यहाँ मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि अगर जींद की जनता अगर जींद की जनता ये कह रही है कि मुझे वहां पर महर्षि वाल्मीकि का पुतला लगाना है, मुझे वहां पर संत रविदास जी की मूर्ति लगानी है। तो इसमें जनता दोषी है क्या? आपने कहा हिंसा भड़की, सरकार से सवाल पूछिए ना। जनता को क्यों राक्षस बताने पर तुले हैं? उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। ठीक है, यहीं पर नजर आ रहा है ना, यहीं पर नजर आ रहा है। आप सारे मुद्दों पर बोल रहे हैं, मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं, मुझे जिम्मेदारी बता रहे हैं। अपने नेता की जिम्मेदारी पर मत बोलिएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, मैं आऊंगी आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुकाबला। रणदीप सुरजेवाला के एक बयान को लेकर सियासी जंग छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर कौन कितने मर्यादा तोड़ रहा है, कौन कितने अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। मैं तहसीन जी आऊं आपके पास, बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो गए भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवाल ये है शिवम त्यागी जी कि आपको ये तो नजर आ जाता है कि रणदीप सुरजेवाला क्या बोले, कहां पर उनसे लाइन एक मिस हो गई या क्या वो गलत बोल गए, लेकिन वो क्या सही बोल रहे हैं इस पर आपकी नजर क्यों नहीं जाती है? जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उन मुद्दों का जवाब भी तो आप ही देंगे। मैं फिर रीना जी आती हूं आपके पास, एक सेकंड। देखिए, चाहे कांग्रेस का कोई भी नेता हो, इनके लिए सेल्फ गोल करना इनकी आदत है। अब मैं तो इनके मीडिया सेल बनकर इनकी चीजें उठाऊंगा नहीं। इस देश के न्यूज चैनल सभी इनके जो मुद्दे होते हैं उनको उठाते हैं। आपने सापला जी को पूरा समय दिया, उन्होंने अपनी बातें उठाई, लेकिन वही है ना, मतलब हर चीज का गुड़ गोबर कर देना तो कोई इनसे सीखे। राहुल गांधी के लिए राजस्थान में एक रैली इकट्ठी हुई थी, उस पर उनको बोलना था बेरोजगारी पर, पीछे से छाती में चाकू मारना और हिंदुत्व पता नहीं क्या क्या रैली देकर आ गए। अगर रणदीप सुरजेवाला जी को हरियाणा की कोई बात उठानी थी तो सीधा उठाकर जा सकते थे, उसकी खबर बनती आज। लेकिन आज आपने जिस तरीके से इस देश की जनता को गाली दी वो खबर बनेगी। अब एग्जाम्पल मैं
आपको देता हूं। 58 साल हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोई पार्टी अगर विपक्ष में रही वो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ रही। 58 साल कांग्रेस के लोग, एक परिवार के लोग गद्दी पर बैठे रहे। हमें बताइए हमने किसी जनता को एक बार गाली दी हो? कभी कहा हो इस तरह से मंच पर खड़ा होकर कि जनता राक्षस है, जनता सतही है, नॉर्थ की जनता बिल्कुल समझ नहीं रखती, यहां पर हिंदू मुस्लिम पर राजनीति पर चुनाव होता है अलग तरीके से? हमने तो नहीं कहा। आज ये 9 साल सत्ता से बाहर क्या बैठे जनता को गाली देने लगे। और आप मुझे एक चीज बताइए, किस तरीके से बार बार मैं एक चीज और, मेरा थोड़ा सा इंटरप्शन इस बात को लेकर है कि कभी भी जो कांग्रेस की नेता है उनको कभी भी शूर्पणखा नहीं कहा गया है, तो इस तरीके से अपनी महिला नेता का अपमान ना करें, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार जो आप ये रिपीट कर रहे हैं, नॉट नाइस। वो एक बड़ी नेता है, उनके बारे में इस तरह की से बात नहीं होनी चाहिए। और आगे मैं एक और चीज आके कहना चाहता हूं, आप मुझे एक चीज बताइए, रणदीप सुरजेवाला ने जो क्या हुआ था सदन में, वो सबने देखा था। नहीं हुआ, क्या हुआ था हंसी को लेकर कहा गया था, लेकिन शूर्पणखा नहीं कहा। इस देश की महिला को इस तरीके से मत कीजिए। और अब इन्होंने कहा जो टिप्पणी हुई है, और इसके आगे मैं आना चाहता हूं, इसके आगे मैं आना चाहता हूं। अच्छा एक चीज बताइए, बीच में मत बोले सापला जी, मैं नहीं बोला था इसीलिए। 100% टंचमाल दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, कितनी माफी मंगवाई आपने उनसे बताइए जरा मुझे। ये मर्दों का प्रदेश है, कितनी माफी मंगवाई उनसे बताइए मुझे। हिजाब पहनकर महिलाएं नहीं जाती हैं इसलिए उनका दुष्कर्म होता है, ये जमीर अहमद कांग्रेस के नेता ने बोला, कितनी माफिया मंगवाई आपने उनसे? नहीं मंगवाई एक भी। जनता को अपमानित करते हो। मेरे देश के प्रधानमंत्री श्रमिक अगर हैं, राम मंदिर में अगर श्रमिक काम कर रहे हैं, उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, पैर छूते हैं। इस देश में जितने भी लोग हैं, जिस भी तरह का काम करते हैं, जब भी इस देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं वो पैर छूते हैं, ये उनको गालियां दे रहे हैं मंच पर सजाकर। प्रधानमंत्री और अमित शाह, आपको समझना पड़ेगा सापला जी, ये राजनीतिक नहीं है। जनता को समझ लेना चाहिए, कांग्रेस जो है लोगों को डराएगी भी, धमकाएगी भी, उनको ब्लैकमेल भी करेगी, उन पर केसेस करने का भी काम करेगी, और अगर वोट नहीं दोगे तो बदला भी लेंगे। कहिए नरेंद्र मोदी ने माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लेकिन शिवम त्यागी जी, वो बार बार सवाल तो है ना, तहसीन जी के बीच में मैं बोलता था, उनका फन टूट जाता था, फ्लो टूट जाता था, वो लगातार बीच में बोल रहे थे। आप उन बयानों को आपने भी तो वॉश आउट कर दिया ना, जो बयान आपने विपक्षी नेताओं को लेकर दिए, जो सोनिया गांधी जी को सेंटर में लेकर दिया। हाल ही में, एक सेकंड, हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, जवाब देने के लिए सबसे पहले निशिकांत दुबे अगर खड़े हुए तो उन्होंने क्या कहा? सोनिया गांधी को क्यों आप फिर लेकर आए? आप क्यों बताने लगे वो भारतीय नारी हैं, उनके दो ही काम हैं? ये भी तो गलत है ना। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत पक्ष रखने आया हूं। मेरे ऊपर आपको टीका टिप्पणी करनी है, किसी भी पार्टी को आपका स्वागत है, आप मेरे ऊपर करेंगे, मैं आपके ऊपर करूंगा। लेकिन अगर मेरे देश की जनता को, हरियाणा की जनता को अगर आप गाली देंगे, मंच पर खड़े होकर उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उसके बाद राक्षस कहेंगे, और अगर वो उसके बाद भी वोट ना दे तो उनको मारने का भी काम करेंगे, तो माफ कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं है, ये बिल्कुल अलग केस है। लेकिन सर अगर नेताओं को भी अगर आप बयान देंगे तो उसमें मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा ना। भारतीय जनता पार्टी के मर्यादाओं का ख्याल रखना होगा मुझे। भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का आप मुझे बयान बताइए जिसने ये कह दिया हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वोटर्स को कि तुम राक्षस हो भाई, तुम कांग्रेस को अगर वोट देते हो तो। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, हम 58 साल विपक्ष में रहे लेकिन गालियां नहीं दी आप। मैं उत्तर दे दूं जल्दी से, छोटा सा उत्तर दे ही रहे थे। फिर रीना जी इंतजार कर रही हैं, जल्दी से छोटा सा उत्तर बस। सापरा जी आ रही हूं, तहसीन जी। नहीं, मैं इनको याद दिला रहा हूं, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को क्या कहा बताया, तो मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी ने दीमक कहा कांग्रेस पार्टी को, खूनी पंजा कहा। अरे जनता पर आइए भाई, पार्टी का विषय नहीं है ये। महात्मा गांधी मानते हो कि अगर सुरजेवाला जी ने भारतीय जनता पार्टी को कहा होता विषय अलग था। आप जनता को गाली दे रहे हो, जिसने आपको बनाया आप उसको गाली दे रहे हो, जिन्होंने आपको सरकारें दी आप उसको गाली दे रहे हो, जिन्होंने आपको इतने लंबे समय तक सत्ता में रहा उनको गाली दे रहे हैं। प्रॉब्लम विषय यहाँ है। बताओ, बताइए, माफी बताइए ना। हम माफी मांगनी पड़ेगी आपको भाई, जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। अच्छा चलिए एक एक करके। सापरा जी एक सेकंड, सर आपका काउंटर आ गया, आपका काउंटर आ गया, शिवम जी का भी काउंटर आ गया। रीना गुप्ता जी अब एक जनता से वोट इकट्ठा करके जो है एक परिवार के जाकर चरणों में नतमस्तक हो जाते हो और देश को गाली देते हो। एक मिनट, रीना गुप्ता जी रुक जाइए सर प्लीज। रीना गुप्ता जी बयान तो पहले भी दिए गए, सवाल बयानों को लेकर नहीं है, अमर्यादित तो हो रहे हैं और किस तरीके से बयान आ रहे हैं सियासत में वो हम सब देख रहे हैं। सवाल है कि जनता को क्यों बीच में लेकर आना, जनता की क्या गलती है? सिर्फ इतना कि वो वोट देने के लिए जा रही है और अपनी पसंद से किसी नेता को चुन रही है। प्राची जी, जनता तो जनार्दन होती है, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या बोला था कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही होगा, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इस समय देश में जो इतनी गंदी और नीची राजनीति अगर कोई कर रहा है और भाषा का स्तर अगर किसी का देखा जाए वो आम आदमी पार्टी, आई एग्री विद यू, पार्टी का देखना चाहिए।
और बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बोलने दीजिए, आप शांत कराइए। मैं तो बोला ही नहीं। अब देखिए, बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि भाजपा जो है चुनाव हारने वाली है। और इसी तरह से अब नरेंद्र मोदी जी चाहे पहले इलेक्शन कमिश्नर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या फिर फ्लाइंग किस को एक इशू बनाया जाएगा, क्योंकि उनके सामने क्लियर है कि असली मुद्दा आयुष्मान भारत की कोई अभी तारीफ कर रहा था, कल सीएजी की रिपोर्ट आई है। देखिए आयुष्मान भारत में किस तरह का घोटाला हुआ है, भारत माला प्रोजेक्ट में किस तरह का घोटाला हुआ है, अयोध्या प्रोजेक्ट में किस तरह का घोटाला हुआ है। और ये घोटाला कोई आम आदमी पार्टी नहीं कह रही है, ये खुद इनकी सीएजी की रिपोर्ट में दिखाया गया है कि किस तरह घोटाला हुआ है। जब घोटालों पे घोटालों की परत खुलेगी तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा और करने के लिए। ये यही नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश करेंगे कि फलाने ने फ्लाइंग किस दी, फलाने ने ये बोला, ढिमाके ने नहीं, रीना गुप्ता जी सुनिए ना, रीना गुप्ता जी आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है। एक सेकंड प्लीज मैडम, किसने बोला? मैडम प्लीज एक सेकंड, मैं आप लोगों को ये बता दूं, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मेरा आज का जो डिबेट है वो इस बात को लेकर नहीं है किसने किसको क्या बोला, किस नेता ने कितनी भाषा तोड़ी या किस नेता को कितना टारगेट किया, कितने सवाल उठाए। मेरा डिबेट इस बात को लेकर है कि अब वोटर्स पर गुस्सा क्यों निकालने पर तुल गए हैं, वोटर्स को सेंट्रिक रखकर बातें क्यों कर रहे हैं। लोकतंत्र की दुहाई आप लोग सबसे ज्यादा देते हैं ना रीना जी, उस लोकतंत्र में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है बताइए, चलिए मुझे कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, किसके हाथ में पावर है असल में? बिल्कुल वोटर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो क्या उसी वोटर्स को आप लोग कहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है या जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है वो राक्षस है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। लेकिन प्राची जी मैं फिर से ये कहूंगी कि ये जो राजनीति का स्तर गिराया है, किसी ने गिराया है तो भाजपा ने गिराया है। आप देखिए, जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो देशद्रोही है, उसको पाकिस्तान का चले जाना चाहिए। ये हमें बताएंगे कि कौन देश में रहेगा और कौन पाकिस्तान में जाएगा, ये कौन होते हैं? ठीक है, यानी भारतीय जनता पार्टी जो करेगी वही काम इस देश में होता रहेगा। अपनी अपनी भी तो रणनीति, अपनी अपनी भी तो विचारधारा होगी। 10 सेकंड सिर्फ आपके पास, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इंतजार कर रहे हैं। हाँ, किसने क्या स्तर गिराया है देश जानता है। मौत का सौदागर से लेकर कम से कम इस देश के प्रधानमंत्री को 100 बार से ज्यादा गालियां देने वाले लोग तो हमें कम से कम ना बताएं। दिन रात फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री को गाली देने वाले मुख्यमंत्री शायद जिनकी भाषा कभी आपने देखी नहीं है, अगर उनको आप देख लेंगे तो मुझे लगता है आपको थोड़ा बेहतर फील होगा। दूसरी बात यह भी है कि भ्रष्टाचार पर तो कम से कम तो आम आदमी पार्टी ना ही बोले, जिनके 2-2 मंत्री जेल में हो वो भी भ्रष्टाचार पर आकर टीवी पर बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। और अंत में एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, राजनीति का स्तर छोड़ दीजिए, आपको मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, मतलब आप आतंकवादी को, ओसामा को तो जी कहते हो, जनता को राक्षस कहते हो। ठीक है, आतंकवादियों से ही वोट ले लेना, फिर जाकर जनता के पास मत जाना, क्योंकि जनता के पास जब जाओगे वो तो आपको जवाब देगी। ठीक है शिवम जी, एक सेकंड अब रीना जी प्लीज एक सेकंड, तहसीन पूनावाला जी आप सुन रहे हैं, सबके पास ये बताने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के पास ये बताने के लिए है कि कांग्रेस ने क्या किया, आम आदमी पार्टी ने क्या किया, लेकिन ये हो क्यों रहा है, ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। नहीं, इसका जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जैसे दोबारा से कह रहा हूं कि स्तर खिड़ चुका है। लेकिन मैं रीमा जी की एक बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं और मैं एक्चुअली इस डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं एक फैक्ट चेक करना चाहता हूं। प्राची जी प्लीज देखना, बीच में ना बोला जाए। मौत का सौदागर का सबसे पहला शब्द का प्रयोग, मौत के सौदागर का इस शब्द का प्रयोग, मैंने तो आपका नाम नहीं लिया फिर भी आप बीच में बोल रहे हो। मैंने टोका खराब हो जाएगा तहसीन। मौत का सौदागर ये शब्द का सबसे पहला प्रयोग सितंबर 2002 में माननीय गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके बाद कांग्रेस ने किया था। सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था गौरव यात्रा के दौरान, जब उन्होंने एक समुदाय को बच्चा पैदा करने की, कहा था और चाय वाला किसने कहा था, और यहाँ पर आकर चाय बेच सकते हैं वो किसने कहा था, और गंदी नाली का कीड़ा किसने कहा था, हर किसी को अपमानित करने का आपने काम किया है। शिवम त्यागी जी प्लीज जी नहीं बोले, डेकोरम मेंटेन रखिए, वो आपके बीच में नहीं बोलते ना, बिल्कुल बोलिए। प्राची जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरी बिल्कुल सर, बिल्कुल बोलिए। थैंक यू। और जो लोग अपनी जुबान के पक्के नहीं होते वो किसके पक्के नहीं होंगे। एनीवेज मैं दोबारा से कहता हूं, मौत के सौदागर इस शब्दों का प्रयोग, मौत का सौदागर सबसे पहला इस शब्दों का प्रयोग माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था सबसे पहले सितंबर 2002 में गौरव यात्रा के। अब विक्टिम कार्ड खेलते,
वही शब्दों का प्रयोग, लेकिन ये और एक समुदाय को बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री, ये नरेंद्र मोदी जी के शब्द एक समुदाय को कहा था। और हाल में आसाम के मुख्यमंत्री ने एक समुदाय को कहा था कि मियाओं के वजह से टमाटर के दाम ऊपर जाते हैं। तो आप भी जानते कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं। हाँ। तो ये कम से कम ये लोग ना बोले जो कहते कि दलित जो मैनुअल स्कैवेंजिंग करते दलित देशवासी, वो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। ये डिबेट का विषय है ही नहीं। डिबेट का विषय कुछ और है, क्योंकि डिफेंड करने को कुछ नहीं, भटकाया जा रहा है। डिबेट का विषय ये है, प्राची जी इस पे गौर फरमाइए, जो लोग दंगे कर रहे हैं, देश में कहीं पर भी दंगे होते, प्राची जी इस पे गौर फरमाए, कहीं पर भी देश में दंगे होते, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, मणिपुर में हो, वेस्ट बंगाल में हो, कर्नाटका में हो, केरल में हो, दूसरी ओर हमेशा भाजपा के समर्थक क्यों रहते? आप इस बात पे गौर फरमाइए। एक और पे शायद कोई मुसलमान होगा, एक और पे होगा। ये आपकी सारी बातें ठीक है तहसीन पूनावाला जी, सुनिए ना, मैं इसलिए टोक रही हूँ आपको। सर एक सेकंड, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा फैक्ट्स पर मुझसे बात करेंगे, इसलिए मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। आपने कहा, एक सेकंड सर, एक सेकंड, मेरा मुद्दा आज दूसरा था। आपने कहा मौत का सौदागर, सर एक मिनट, एक सेकंड, मौत का सौदागर शब्द का जो इस्तेमाल किया गया वो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया जब वो सीएम थे गुजरात के। चलिए ठीक है, ये बात मैं अगर आपकी मान, सर एक सेकंड, तो क्या कांग्रेस की अपनी कोई लाइन नहीं है, अपनी कोई विचारधारा नहीं है? जो बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वही दोहराना है? क्या अपनी कोई समझ नहीं नेताओं के पास? मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखता हूं, गलत है, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं फिर विक्टिम कार्ड मत खेलिए। ये जो कहते हैं झूठ कहते हैं, मैं तो कह रहा हूं गलत है, कम से कम इतनी हिम्मत है। लेकिन मैं और एक चीज कहना चाहता हूं, मैंने क्यों कहा हर दंगे में दूसरी साइड भाजपा के समर्थक है, और उसे मैं राक्षस से क्यों जोड़ा, आप सुनिए। क्योंकि प्राची जी, जय शाह जी कभी भी तलवार लेकर जमीन पे नहीं उतरते देश की रक्षा करने के लिए। गरीब को फंसाया जाता है, कभी भी शिवराज सिंह चौहान के बच्चे नहीं उतरते। इनको जवाब कभी भी हिमंता बिस्वा शर्मा जी के इन्होंने कहा, तहसीन जी मैं आपके सवाल का जवाब ले लूं क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से जवाब ने कहा कि हर दंगे में जो है विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों आते हैं? बताइए जरा, सिख दंगे में कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? बताइए जब पार्टीशन हुआ 20 लाख लोग मारे गए, कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? बताइए कब हुआ? बताइए मलयाना में कहां थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? बताइए ना आप मुझे, आप बताइए कहां थे? और जो आप ये फैक्ट चेकर बन रहे हैं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, आजकल मार्केट में बहुत सारे नकली फैक्ट चेकर घूम रहे हैं, लेकिन आपको इस बात का फैक्ट चेक करना पड़ेगा कि इस देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां आज की कांग्रेस ने दी हैं, उतनी तो इस देश में किसी नेता को नहीं पड़ी। उनका भी फैक्ट चेक कीजिए ना, अगर करना ही है तो सब कुछ कीजिए। ठीक है, शांतनु गुप्ता जी, करना आपका काम है, दे रहे हैं ना जनता को गालियां। सबके पास सब कुछ कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इन सबके बीच वोटर्स कैसे सेंटर में आ गए सियासत के, और कैसे वोटर्स को टारगेट किया जा रहा है, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। आप भी बहुत देर से सुन रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है, ये तो सबको पता है। 2024 की राजनीति बहुत ही कॉम्पिटिटिव होने वाली है। 9 साल से 10 साल से विपक्ष हाशिए पे है बिल्कुल, तो बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है। लेकिन ये जो ट्रेंड आ रहा है कि अगर आपके करप्शन के केस पकड़ूंगा तो मैं सीबीआई ईडी को गाली देने लूंगा, अगर मैं कोर्ट आपके खिलाफ जाता है तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गाली दूंगा, अगर इलेक्शन आपके विरुद्ध जाता है तो ईवीएम को गाली दूंगा, वहां तक तो फिर भी एक बार को मान लेंगे। अब ये वोटर को आना, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सबसे निम्न स्तर है कि वोटर ही खराब है अब तो। मतलब इससे मेरे ख्याल से हताशा का इससे बड़ा लेवल मैंने नहीं देखा, और मुझे लगता है यहाँ से कांग्रेस का पतन शुरू हुआ है। आज से 24 का एक नया बिगुल कांग्रेस ने माना है। ठीक है सापरा जी, मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से 20 सेकंड में रिस्पॉन्ड कर दीजिए। सापरा जी एक सेकंड, मैं इंटरप्ट होता है, मेरे पास समय समाप्त हो गया। सापरा जी बीजेपी के प्रवक्ता के कहने के हिसाब से ये है कि ये सुनिए ना, कि ये करे तो चमत्कार, हम करे तो गुनेगार, ये करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। मैं जब बता रहा हूं कि 45 मिनट का भाषण था, 45 मिनट का भाषण था, उसके अंदर जनता के मुद्दे ही चल रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी को सुनने नहीं है, क्योंकि वो इनकी सरकार के विरुद्ध थे, वो इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ थे, वो बीजेपी जेजेपी के खिलाफ थे। इसीलिए, और माफी मंगानी है तो पहले नरेंद्र मोदी जी से माफी मंगाइए, अमित शाह से माफी मंगाइए। हरियाणा की जनता को गाली दे रहे थे आप, तानाशाह जो है उस जनता को गाली मत दीजिए। वही कहना चाहता हूं, रामरूपी जनता है। सापरा जी, मैं पूरे टाइम में समझाती रह गई कि जो रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर सवाल खड़े किए, उनको लेकर कोई आपत्ति नहीं है, उसके लिए मैंने सापरा साहब को यहां नहीं बिठाया। जनता पर आपने काउंटर किया, आपने जनता पर सवाल उठाए, इसीलिए मैंने यहां पर आपको बुलाया है। आपसे अब मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा क्या हो गया कि जनता को आप लोग सेंटर में रख के उस पर हमला करेंगे। मेरे पास खैर सर समय समाप्त हो गया, जवाब नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।